अब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो देखेंगे एक-एक करके सभी चीज़ों को इसमें। साइबर सिक्योरिटी को नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहा जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस यानी कि बिना अनुमति के एक्सेस से बचाया जाता है। इसी को नेटवर्क सिक्योरिटी कहा जाता है। साइबर खतरों से बचाव व कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसलिए इसे एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। किसी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उस नेटवर्क की मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरों में मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग और बुलिंग आदि शामिल है। नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के खतरों को टालने के लिए फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी घटक की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनमें आप देखेंगे कि गोपनीयता, उपलब्धता, प्रमाणीकरण, सत्यनिष्ठा, गैर परित्यक्तता और एक्सेस कंट्रोल ये इसके प्रमुख घटक हैं। गोपनीयता में क्या होता है, यह नेटवर्क सुरक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अनुसार डाटा को किसी भी अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाता है गोपनीयता में। और एबिलिटी में क्या होता है, उपलब्धता में उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग केवल ऑथराइज यूजर के लिए ही है, इसका निर्धारण इससे तय किया जाता है। प्रमाणीकरण क्या होता है, इसमें व्यक्ति की पार्टी या व्यक्ति की पहचान आइडेंटिटी को सुनिश्चित किया जाता है, जिससे डाटा को एक्सेस करने की अनुमति केवल ऑथराइज व्यक्ति को ही दी जाए। सिस्टम को एक्सेस आईडी पासवर्ड द्वारा सुरक्षित किया जाता है। सत्यनिष्ठा की बात करें तो इसमें सेंडर और रिसीवर के मध्य आदान प्रदान होने वाले डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शेयर की गई जानकारी सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। परित्यक्तता नॉन रिपब्लिकेशन में क्या होता है, इसमें सेंड करने वाले ओरियंस ओरिजिनल यूजर कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने का इनकार ना करे, इसे गैर परित्यक्तता कहते हैं। नॉन रिप्यूडिएशन सेंडर की ऐसे किसी भी पॉसिबिलिटी को नहीं मानता है। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है, इसका निर्धारण एक्सेस कंट्रोल में किया जाता है। नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरों को देखें तो मालवेयर, जिसमें वायरस, बार्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर और रूटकिट आते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर आइडेंटिटी, इन सब को हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम सीधे इस टेबल पर आते हैं जिसमें मालवेयर की परिभाषा दी हुई है। तो इन परिभाषाओं से भी प्रश्न आते हैं, साथ ही कौन सा वायरस कब बना, किसने बनाया, इन सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आगे आपको बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मालवेयर किसे कहते हैं, उन प्रोग्रामों का समूह जिनका कार्य कंप्यूटर को क्या है, नुकसान पहुंचाना है। वायरस, बार्म, स्पाईवेयर, रूट किट्स और ट्रोजन एक प्रकार के मालवेयर हैं। तो वायरस जो है वो मालवेयर का उदाहरण है। साइबर बुलिंग में क्या होता है, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफ देह मैसेज भेजना और इमेज और वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग किया जाता है। किसमें, दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग साइबर बुलिंग का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया गया है। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया है, इसको आपको याद रखना है। तो मालवेयर क्या करता है, मालवेयर जो है, पीडीएफ स्किप हो गई है ना, तो आप बने रहें अभी। वापस से बात करते हैं। मालवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है, जबकि साइबर बुलिंग में क्या होता है, असभ्य, घटिया या तकलीफदेह मैसेज आते हैं। साइबर वारफेयर में क्या होता है, तो किसी देश एक दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क को संवेदनशील डाटा चुराना या नष्ट करना साइबर वारफेयर कहलाता है। साइबर वारफेयर में एक देश किसी दूसरे देश के नेटवर्क से संवेदनशील डाटा को चुराने का काम करता है। उदाहरण के लिए 2021 में रूस के हैकर्स ने यूक्रेन देश के बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया है। साइबर पोर्नोग्राफी, तो इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी तथा अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के दंड का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का है, तो ये 2000 का है। और साइबर पोर्नोग्राफी क्या कहलाती है, अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया जाता है इसमें। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, तो अपराधियों द्वारा किसी यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। जब कोई अपराधी क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से किसी की आइडेंटिटी को चुराते हैं ना, मतलब यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह को चुरा लेते हैं, तो वही कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कॉपी करना आइडेंटिटी थेफ्ट है।
सलामी हमला क्या होता है? इसमें बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है। इसे सलामी अटैक कहते हैं। इसमें क्या होता है? बैंक कस्टमर जो होता है ना, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। इसे सलामी स्लाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खाते से छोटी राशि को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? इंटरनेट यूजर से चैट के दौरान जानकारियां, नाम, मोबाइल नंबर पता करना आदि उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत ये आता है। साइबर स्टॉकिंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354 डी, 354 सी और 354 डी के तहत अपराध घोषित किया गया है। पाइरेसी की बात करें तो पाइरेसी जो है वो मूल उत्पाद की कॉपी कर, जो भी मूल प्रोडक्ट है ना उसकी कॉपी कर प्रतिलिपि को काला बाजारी के माध्यम से मार्केट में बेचने को पाइरेसी कहा जाता है। स्पूफिंग में क्या आता है? तो स्पूफिंग अनाधिकृत डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक स्पूफिंग कहलाती है। जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहते हैं। स्पूफर कहा जाता है। उदाहरण के लिए कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग होते हैं। स्पैम बहुत ही चर्चित शब्द है। स्पैम अनेक व्यक्तियों को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। एक प्रकार का सामान्य रूप से विज्ञापन होता है। एडवेयर की बात करें तो एडवेयर जो होते हैं, एडवेयर जो होते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, एडवेयर कहलाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, क्या कहलाता है? एडवेयर कहलाता है। रूट किट्स क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल नियंत्रण प्राप्त करना रूट किट्स कहलाता है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति को नहीं होती है। फिशिंग में क्या होता है? इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को धोखे से पाने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। फ्लेम क्या होता है? इंटरनेट पर किसी व्यक्तियों को अपमानजनक शब्द कहना या लिखना क्या होता है? फ्लेम कहलाता है। और हैकिंग में क्या होता है? किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैकिंग का कार्य करता है उसे हैकर कहा जाता है। क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग तो किसी की इजाज़त के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर में डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है। मतलब किसी की परमिशन के बिना जब कंप्यूटर का डाटा चुरा लिया जाता है तो उसको क्रैकिंग कहते हैं। इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या फिर ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। क्रैकर और ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करता। कुकीज़ की बात करें, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कुकीज़ यूज़र की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइट का विवरण रखता है। मान लीजिए कि आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट पर कंप्यूटर परीक्षा बुक सर्च की थी और यह डाटा कुकीज़ के माध्यम से फ्लिपकार्ट पर तक पहुंच गया है। अब यदि आप फिर से फ्लिपकार्ट पर जाते हो तो आपको ऐसी पुस्तकें दिखाई जाएंगी जो एक ही प्राइस रेंज के अंतर्गत और कंप्यूटर विषय की हों। डाटा डिडलिंग क्या कहलाती है? तो डाटा डिडलिंग में कंप्यूटर में उपस्थित जो डाटा होता है उसमें हेरफेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी में बहुत से कर्मचारी हैं और उन सभी कर्मचारियों का डाटा उस कंप्यूटर स्टोर में है। अब इस डाटा को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हेरफेर कर दिया जाता है तो इसे हम डाटा डिडलिंग का नाम देंगे। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होती है? यह हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक है। इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित किया जाता है जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता है। इसे ही डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। अब हम एक एक करके मालवेयर को देखेंगे। तो मालवेयर उन प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके उदाहरणों में वायरस, स्पाईवेयर, रूटकिट्स और ट्रोजन आते हैं। मॉलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने के कारण क्या होते हैं? तो स्पैम से मेल, गलत फाइल के डाउनलोड करने पर और गलत वेबसाइट खोलने पर मॉलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने का कारण होता है। मॉलवेयर से बचने के उपाय क्या हैं? किसी भी प्रकार के फर्जी ईमेल अटैचमेंट को ओपन ना करना, किसी प्रकार की डाउनलोडिंग हमेशा कानूनी वेबसाइट से ही करें और पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम डाउनलोड ना करें। कंप्यूटर में लाइसेंस वाला एंटीवायरस डालकर रखें। प्रमुख मालवेयर प्रोग्राम जो हैं उनमें सबसे पहला जो है वायरस का नाम आता है। कौन सा? वायरस। यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो डाटा को खराब और नष्ट करने का कार्य करता है। वायरस का जो फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका नाम पूरा आपको याद रखना है। इससे प्रश्न पहले भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। रूट किट्स क्या होता है? कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल नियंत्रण प्राप्त करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा है।
ये रूट किट्स कहलाता है। बार्म की बात करें तो अपनी खुद कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मालवेयर है। ये अपनी कॉपी खुद बनाता है, कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है और उसकी स्पीड को धीमा करता है। बार्म में उदाहरण देखेंगे आप तो मॉरिस जो है और आई लव और बेंगल इसका उदाहरण है। स्पाईवेयर की बात करें तो स्पाईवेयर में वह मालवेयर प्रोग्राम जो यूजर की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। इसमें पेगासस बहुत ही चर्चा में रहा था और कूल वेब सर्च और जेंगो शामिल है। पेगासस, कूल वेब सर्च और जेंगो शामिल हैं। आपको इन वायरसों के नाम याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रैनसमवेयर की बात करें तो यह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है। तो रैनसमवेयर जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर की फाइल को लॉक करता है, उसे अनलॉक करने के बदले में फिरौती मांगते हैं। ये क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। इनको रैनसमवेयर कहते हैं, रैनसमवेयर कहते हैं। इसमें जो उदाहरण है रैनसमवेयर के वो है बन्ना क्राई, पेटिया और बैड रैबिट और लॉकी। कीलॉगर की बात करें तो यह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम जिसे यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है या कंप्यूटर में दबाए गए कीज पर निगरानी रखता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है, कीलॉगर कहलाता है। एडवेयर जो होता है इसको पहले भी हम देख चुके हैं कि अनचाहे विज्ञापन इसके द्वारा दिखाए जाते हैं। और बोट नेट्स के द्वारा डिवाइस का एक नेटवर्क होता है, बोट नेट इंटरनेट से जुड़े कई डिवाइस का एक नेटवर्क होता है जो हैकर या कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लॉगिन आईडी और पासवर्ड को चुराने, कंप्यूटर को कंट्रोल करने और डिस्ट्रीब्यूट डेनियल सर्विस अटैक करने के लिए किया जाता है। स्केयर बेयर की बात करें तो यह मालवेयर प्रोग्राम जिनके द्वारा यूजर को फ्री एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। इसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। इसमें क्या है, एंटीवायरस डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है स्केयर बेयर में। बैकडोर जो होता है वो मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत कार्य करते हैं। और ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है या किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है। इसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे जियूस, जीरो एक्सेस रूट किट्स ट्रोजन हॉर्स के उदाहरण हैं। अब हम कंप्यूटर वायरस को देखने जा रहे हैं। सभी कंप्यूटर वायरसों को एक एक करके देखेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक दोषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो डाटा को क्या करता है, खराब या नष्ट करता है। इसका जो पूरा नाम है वो आपको याद रखना है विशेष रूप से। इसका पूरा नाम क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है। यह वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड कोहेन ने किया था। तो इसका जो पहला प्रयोग है किसने किया था, फ्रेड कोहेन ने इसका प्रयोग किया था। और वायरस के प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बूट सेक्टर वायरस, प्रोग्राम वायरस, ब्राउजर हैजिकर, मैक्रो वायरस, इनक्रिप्टेड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, नेटवर्क वायरस और डायरेक्टरी वायरस। सभी वायरस जो है वो मालवेयर होते हैं, लेकिन सभी मालवेयर वायरस नहीं होते हैं। सबसे पहले हम बूट सेक्टर वायरस की बात करेंगे। ऐसे वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं। क्या करते हैं ऐसे वायरस, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं। यह वायरस ओवरराइट करके यह बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम को बदल देते हैं। डिस्क किलर, स्टोनेड वायरस और EL के क्लोनर, साथ ही ब्रेन जो है वो इसी प्रकार के वायरस हैं, बूट सेक्टर वायरस हैं। ये जो नाम है वायरस के आपको याद रखने हैं। प्रोग्राम वायरस की बात करें तो यह प्रोग्राम फाइल में .exe, .bin, .com आदि एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को संक्रमित करते हैं। वायरस अपनी कॉपी बनाता है और फाइलों को संक्रमित कर मेमोरी में एक्टिवेट हो जाता है। कैस्केड और संडे इसी प्रकार का वायरस है, प्रोग्राम वायरस है। ब्राउजर हाईजैकर वायरस की बात करें तो यह वायरस वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है, जिनमें यह विभिन्न फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए स्वीट पेज, आस्क टूल, टुकबार। मैक्रो वायरस की बात करें तो यह वायरस जो है किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करता है। यह वायरस स्वयं को डॉक्यूमेंट से जोड़े रखता है। यदि डॉक्यूमेंट दूसरे कंप्यूटर पर खोले जाते हैं तो उन कंप्यूटर में भी संक्रमण फैल जाता है। वर्ड कॉन्सेप्ट और DMW इसका उदाहरण है। एनक्रिप्टेड वायरस क्या होता है, इस प्रकार के वायरस इनक्रिप्टेड कोड का उपयोग करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से इनका पता लगाना कठिन होता है। पॉलीफॉर्मिक वायरस क्या होते हैं, यह वायरस अपने कोड को अलग अलग तरीके से इनक्रिप्ट करता है। यह कोड में हर फाइल को अलग अलग संक्रमित करता है। इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। फोनिक्स और स्टिमुलेट, इनवोलेंट्री और इलकैम इसके उदाहरण हैं। नेटवर्क वायरस की बात करें तो इस प्रकार का वायरस स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र लैन और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। उदाहरण के लिए SQL और स्लैमर जो है और निम्बा इसका उदाहरण है।
डायरेक्टरी वायरस की बात करें तो यह वायरस फाइल का पैथ जो है वो बदल देता है। डायरेक्टरी वायरस से संक्रमित होने पर मूल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके उदाहरण हैं डायरेक्ट DIR2 और वायरस इसका उदाहरण है। वायरस फैलने के कारण क्या होते हैं? संक्रमित पेन ड्राइव का उपयोग करना, संक्रमित CD, DVD, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल और पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करना इसका कारण हो सकता है। वायरस के जो प्रभाव होते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को धीमा बना देते हैं। ये ब्राउज़र सेटिंग में बदलाव लाते हैं। कंप्यूटर का हैंग होना, अजीब से आइकॉन का बनना, पॉपअप विंडो का खुलना इसका उदाहरण है। पॉपअप विंडो क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा था, आप कमेंट करके बताइएगा। प्रमुख वायरस और उनके निर्माण वर्ष को देखें तो जो क्रीपर वायरस है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलना है। ये जो वायरस है और उनकी निर्माण वर्ष, साथ ही निर्माता को आपको याद रखना है। क्रीपर वायरस है, प्रथम वायरस है ना, विश्व का प्रथम वायरस है क्रीपर। 1971 में ये निर्मित हुआ। नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस है क्रीपर। क्रीपर आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पहला है। एल्क क्लोनर जो है, EL के क्लोनर जो है 1982 में निर्मित हुआ। पर्सनल कंप्यूटर पर फैलने वाला प्रथम वायरस है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पर्सनल कंप्यूटर पर फैलने वाला प्रथम वायरस कौन सा है, तो आपको EL के क्लोनर लगाना है। और अगर यदि पूछा जाता है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो क्रीपर लगाना है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन भी एक वायरस है जो 1986 में निर्मित हुआ। कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस पाकिस्तान से निर्मित है और यह पहला बूट सेक्टर वायरस है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, तो ब्रेन होगा उसका सही आंसर। कब निर्मित हुआ ये? 1986 में निर्मित हुआ। जेरूसलम की बात करें तो ये 1987 में निर्मित हुआ और यह वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता है, जेरूसलम। कोलंबस की बात करें तो कोलंबस जो वायरस है 1989 में बना और कोलंबस वायरस में डेटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह फाइलों को संक्रमित कर हार्ड डिस्क के डेटा को नुकसान पहुंचाता है। हैप्पी बर्थडे जोशी जो वायरस है, यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा है? हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। यह 1990 में विकसित हुआ। माइकल एंजेलो की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1991 में हुआ। इसे 6 मार्च का वायरस के नाम से जाना जाता है, माइकल एंजेलो। डिस्क बासर जो है, डिस्क बासर, इसे डिस्क बासर विथ लव वायरस भी कहा जाता है। 1993 में इसे निर्मित हुआ। और आई लव यू जो वायरस है ना, ये 2000 में निर्मित हुआ और कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस है। ये जो आई लव यू वायरस है ना, ये सिर्फ कंप्यूटर को ही नहीं, पूरी मानव सभ्यता को भी बहुत गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। कोर रेड जो है वो कोर रेड 2001 में 2001 में निर्मित हुआ और ब्लास्टर वायरस 2000 में निर्मित हुआ। पेट्या रेमन्सवेयर जो है वो 2017 में निर्मित हुआ। यह कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती मांगता है, पेट्या रेमन्सवेयर। वंदे मातरम की बात करें तो ये भारत निर्मित वायरस है। और मैक की बात करें तो यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता है। क्या होता है मैक में? यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता है। अब हम एंटीवायरस को देखेंगे, उससे पहले एक बार वायरस का रिवीजन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जितने भी वायरस देखे हैं उनको एक बार दोबारा से देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला वायरस है, विश्व का प्रथम वायरस क्रीपर है। यह एक प्रथम कंप्यूटर वायरस है। इसको हमने देखा था और कब बना? 1971 में बना। और जो एल के क्लोनर है, हमने देखा था, ये पर्सनल कंप्यूटर पर फैलने वाला पहला वायरस है। जो ब्रेन है वो पहला बूट सेक्टर वायरस है। और जेरूसलम शुक्रवार का वायरस के नाम से जाना जाता है। कोलंबस जो है ये 13 अक्टूबर के नाम से जाना जाता है और ये हार्ड डिस्क के डेटा को नुकसान पहुंचाता है। हैप्पी बर्थडे जो है, हैप्पी बर्थडे वायरस, ये भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। कौन सा? हैप्पी बर्थडे। माइकल एंजेलो को 6 मार्च का वायरस कहा जाता है। और जो डिस्क बासर है, इसे 1993 में निर्मित किया गया। डिस्क बासर विथ लव के नाम से जाना जाता है। आई लव यू की बात करें तो इसे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस कहा जाता है। और कोर रेड ब्लास्टर यह भी वायरस है। पेट्या रेमन्सवेयर की बात करें तो कंप्यूटर फाइल को लॉक करके ये क्या मांगते हैं? फिरौती मांगते हैं। 2017 में बना। वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस है। और मैक जो है, यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता है। अब हम एंटीवायरस को देखने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस की बात करें तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरे को बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग होता है। एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम
का एक नुकसान यह है कि यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए इसे बनाया गया है। अर्थात अलग अलग प्रकार के वायरस के लिए जरूरी है कि हमें अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस बनाने पड़ेंगे। प्रचलित जो एंटीवायरस के नाम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो एवीजी, एवीएएसटी, जी डाटा, मैकफी, नॉर्टन, क्विक हेल्प, अवीरा, बुलगार्ड, एफ सिक्योरा, पांडा, नेट प्रोटेक्टर और ट्रेंड माइक्रो, ये प्रमुख कुछ एंटीवायरस हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, प्रश्न कैसे आते हैं एमपीपीएससी में एंटीवायरस और वायरस से? तो एमपीपीएससी में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं। 4 ऑप्शन होंगे जिनमें दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। 3 एंटीवायरस के नाम होंगे और 1 होगा वायरस का नाम जिसे आपको पहचानना होगा। तो आपको इस प्रकार से आंसर करने होते हैं। ऐसे ही प्रश्न वायरस से भी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय क्या हैं, है ना? अगर आप अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो क्या क्या उपाय हैं? एक तो आपको पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं आप, एंटीवायरस, फायरवॉल, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, पैच, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक, कैप्चा, प्रॉक्सी सर्वर, स्मार्ट डॉग, पलाडियम और क्रूजर का प्रयोग आप कर सकते हो। इन सभी को विस्तार से हम नीचे देखने वाले हैं। पासवर्ड की बात करें तो किसी कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। वीक पासवर्ड, जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों शामिल होते हैं वीक पासवर्ड में, और जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल कैरेक्टर का शामिल किए जाते हैं। एंटीवायरस की बात करें तो क्या है, कंप्यूटर तथा नेटवर्क के लिए विभिन्न वायरस के खतरे से बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग कर सकते हैं। यह केवल उन वायरसों को खोज पाता है जिनके लिए इसे बनाया जाता है। और एंटीवायरस के उदाहरण क्या हैं? नॉर्ट्रॉन, नेट प्रोटेक्टर और मैकफी। फायरवॉल की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान दिया गया सुरक्षा कवच है फायरवॉल। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका है फायरवॉल। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है। यह कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। यह पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य करता है। इसे कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। बायोमेट्रिक से आप लोग सभी परिचित हैं। बायोलॉजिकल डाटा जैसे फिंगरप्रिंट, आवाज़, आंखों का रेटिना, नसों के इंप्रेशन आदि का उपयोग किया जाता है। कैप्चा जो होता है, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो ना तो आप कैप्चा से परिचित हो गए होंगे। इसका पूरा जो नाम है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उपयोग वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। एनक्रिप्शन की बात करें तो मूल संदेश को कूट भाषा में बदलने की प्रक्रिया एनक्रिप्शन कहलाती है। इसमें मूल संदेश को सामान्यतः टेक्स्ट और गुप्त कोड को सिफर टेक्स्ट में बदला जाता है। इनक्रिप्शन भेजने वाले या सेंडर की तरफ से रहती है। देखो क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ भेजी ना यहाँ से एसएमएस में, तो वो बीच में जाके इनक्रिप्ट हो जाएगी और वहाँ दूसरी साइड जब पहुँचेगी ना तभी वो देखेगी, उससे पहले कोई और उसको चेक नहीं कर सकता कि क्या भेजा गया है इसमें। डिक्रिप्शन की बात करें तो कूट भाषा को मूल संदेश में बदलने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाती है। यह सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया होती है। प्राप्त करने वाला या रिसीवर की तरफ होती है ये। क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों को एक साथ उपयोग करना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है ना? इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों को एक साथ उपयोग करना क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। पैच की बात करें तो किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हैं वो पैच कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरीफाई करने का में इसका उपयोग होता है। डिजिटल सिग्नेचर हाथों से किए गए सिग्नेचर की तरह होते हैं, किंतु ये अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित होते हैं। ये डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल होने को सुनिश्चित करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर जो है, प्रॉक्सी सर्वर की बात करें तो इसे प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। यह यूजर एवं सर्वर के मध्य फिल्टर का कार्य करता है। यह नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेशों की जांच करता है। स्मार्ट डॉक क्या करता है? स्मार्ट डॉक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है। किसका? स्मार्ट डॉक का। प्लाडियम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार करने के लिए विकसित प्रणाली जिसके तहत डाटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है, प्लाडियम कहलाता है। प्लाडियम क्या कहलाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार करने के लिए विकसित प्रणाली जिसके तहत डाटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है, प्लाडियम कहलाता है। क्रोजर की बात करें तो बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्रामों से बचने के लिए कंप्यूटर में क्रोजर नाम का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में से वे प्रोग्राम इंटरनेट पर दिखाई नहीं दी जाते हैं जो दिखाई देंगे, बच्चे भी इस प्रोग्राम से दूर रहेंगे। तो क्रोजर एक बहुत शानदार चीज़ है ना।
हैकर के प्रकार देखें, तो अब हम हैकर के प्रकार देखेंगे इतनी परिभाषाओं के बाद। इन परिभाषाओं से प्रश्न आते हैं, है ना, और इनका आपको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना है तो अच्छा रहेगा। हैकर के प्रकार देखें तो वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर और रेड हैकर्स को हमें देखना है। सबसे पहले हम वाइट हैट हैकर्स को देखें तो इसकी जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है। इसे एथिकल हैकर्स कहा जाता है। इसका प्रयोग नेटवर्क की कमजोरियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। इन्हें सरकार या किसी संस्थान के द्वारा रखा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले हैकर्स अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स की बात करें तो इसे क्रेकर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्रेकर्स भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं ना, इस श्रेणी में आने वाले हैकर्स गैर कानूनी कार्य करते हैं। एक नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर अवैध कार्य करते हैं। ये आर्थिक लाभ या अपराध जैसे कार्य करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं, इस श्रेणी के हैकर्स ब्लैक और वाइट हैकर्स का मिश्रण है ना। ये क्या करते हैं? अच्छा काम और कभी कभी गैर कानूनी काम दोनों करते हैं। इनको ग्रे हैट कहते हैं। ब्लू हैट की बात करें तो यह सॉफ्टवेयर को उपयोग से पहले उसकी कमियों का उजागर कर सही करने वाले ब्लू हैट हैकर्स कहलाते हैं। यह अक्सर फ्रीलांसर होते हैं जो किसी संस्था के लिए कार्य नहीं करते हैं। जो ग्रीन हैट हैकर्स हैं, इन्हें प्री हैकर्स कहा जाता है। ऐसे हैकर्स जो अभी हैकिंग सीख रहे हैं ग्रीन हैट हैकर्स कहलाते हैं। रेड हैट हैकर्स की बात करें तो इसका उद्देश्य वाइट हैट हैकर्स के समान ही होता है। इनका कार्य करने का तरीका आक्रामक होता है। पूरी तरह से ब्लैक हैट हैकर्स को गिराने में विश्वास रखते हैं। कौन? रेड हैट हैकर्स। अन्य शब्दावली देखें। एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है? यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। इन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सेवाएं आदि शामिल हैं। टाइम बम की बात करें, सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय, घटना या तारीख में सक्रिय हो जाता है। टाइम बम। लॉजिक बम क्या होता है? एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक क्रियाएं शुरू कर देता है। ईवेस ड्रॉपिंग क्या कहलाता है? इसे अटैकर्स भेजे जाने वाले संदेश की निगरानी करता है। छद्मवेश क्या कहलाता है? तो इसमें अटैकर्स वैलिड यूजर होने का नाटक करता है और अवैध रूप से विशेष अधिकार प्राप्त करता है। इसे बहरूपिया कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की बात करें तो ये जो लागू हुआ था 17 अक्टूबर, ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 है जो कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। और इसमें कुल धाराएं 94 हैं। कितनी है कुल धाराएं? 94 हैं। और इसमें कुल अध्याय जो है वो 13 हैं। कुल अनुसूचियां 4 इसमें शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पहली बार 2008 में संशोधित हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो है वो 2011 में लागू हुए। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2018 है ना, और आईटी अधिनियम 2008 में संशोधन कर धारा 66A को जोड़ा गया था। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया गया। सूचना समाचार पन्नों से देखें तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया है। अब हम साइबर अपराध से संबंधित कुछ धाराओं को देखेंगे। तो धारा 3 क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता के बारे में बताती है। धारा 48 साइबर अपील अभिकरण की स्थापना का प्रावधान करती है। धारा 65 जो है वो कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ की बात करती है। धारा 66A जो है इतनी चर्चा में रही है, इसको आप याद रखेंगे। धारा 66A इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से संबंधित प्रावधान से संबंधित है 66A। और 66B क्या कहती है? कंप्यूटर संसाधनों की चोरी करने से संबंधित प्रावधान। 66C चोरी पहचान चोरी करने पर दंड प्रावधान और कंप्यूटर को प्रयोग करके छल करने पर दंड का प्रावधान है 66D में। ये आपको याद कुछ रखने हैं, है ना। 67 जो है ना, ये क्या है? साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करता है धारा 66F। और जो 67 है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है धारा 67 में। धारा 67A क्या कहती है? कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है 67A में। 67B क्या कहती है? बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण करने का पर दंड का प्रावधान है इसमें। धारा 73 क्या कहती है? फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान धारा 73 बात करती है। इनको आप 1-2 बार दोबारा से देख लेना। साइबर अपराध को रोकने के लिए संचालित संस्थाएं, सम्मेलन और जो अभियान है भारत सरकार के, उनको हम देखने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है, ये तो सभी को पता है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने, साइबर अपराधों को कम करने 17 अक्टूबर 2020 को इसे लागू किया गया। बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध भी साइबर क्राइम को रोकने से है। यह संधि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है 2001 में हस्ताक्षर कर 2004 में लागू हुई।
तो बुडापेस्ट कन्वेंशन कब लागू हुआ? 2004 में लागू हुआ। किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से संबंधित है। सर्टिन की बात करें, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टिन की बात करें तो ये हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरों को निपटाने के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो सर्टिन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और स्थापना कब हुई है? 2004 में हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की बात करें तो I4C की बात करें तो ये है 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर है ये। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? 2018 में साइबर वातावरण को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया, किसको? डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग को। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई। SAI की बात करें, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, तो आर्मी के द्वारा 2020 के जारी साइबर सुरक्षा के संबंधित मैसेज मोबाइल एप्लीकेशन है ये साई। साइबर सुरक्षा नीति की बात करें तो साइबर सुरक्षा नीति 2013 और नई सुरक्षा नीति 2020 में लाई गई। ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल की बात करें, ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश का ऑनलाइन सेफ्टी बिल जनवरी 2022 में लागू किया गया। COCON है जो, यह केरल सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन है। साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2018 में इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके तहत 3 स्तंभ हैं: जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। साइबर सुरक्षित भारत पहल किसकी है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है। समाचार पन्नों से देखें तो साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन COCON को के नाम से जाना जाता है। वह 4 से 7 अक्टूबर 2023 को कोची में आयोजित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित जो प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो IPC की धारा जो 420 है ना, वो फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड से संबंधित है। और IPC की जो धारा 463 है, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना इसके अंतर्गत आता है। IPC की धारा 499 ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना इसमें शामिल है। साइबर अपराध के प्रकारों को देखेंगे तो आर्थिक अपराध में आता है सलामी हमला। आर्थिक अपराध में सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी और स्पूफिंग आता है, जिनको हम पहले ही विस्तार से देख चुके हैं। सामाजिक अपराध में साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लेम और आइडेंटिटी थेफ्ट शामिल हैं। तकनीकी अपराध की बात करें तो इसमें स्पैम, कुकीज, डाटा डिडलिंग, बग फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस और रूट किट शामिल है। तो अब तकनीकी अपराध में कौन कौन? स्पैम, कुकीज, डाटा डिडलिंग, बग फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस और रूट किट शामिल है। वहीं आर्थिक में सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग और पायरेसी था, साथ ही स्पूफिंग जो होता है ना, वो आर्थिक अपराध में शामिल है। एग्जाम हेल्प की बात करें तो एनक्रिप्शन को हम पहले देख चुके हैं। एनक्रिप्शन वह है जिसमें के अंतर्गत डेटा को पहचानने योग्य या इनक्रिप्टेड रूप में बदला जाता है। इसका उपयोग जो है सामान्यतः संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सिमेटिक एन्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? सिमेटिक एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट है जो डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की एक कुंजी है, इसका उपयोग करता है। ब्लोफिश और टूफिश इसका उदाहरण है। ब्लोफिश क्या होता है? यह सीमित उपकरण संदेश को 64 बिट ब्लॉकों में बांटता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से एनक्रिप्ट करता है। यह सार्वजनिक डोमेन है, इसका प्रयोग मुख्यतः ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सुरक्षित भुगतान और पासवर्ड प्रबंधन टूल में किया जाता है। टूफिश क्या है? यह लाइसेंस फ्री सममित इनक्रिप्शन है। यह ब्लोफिश की कमी को पूरा करता है। यह 128 बिट डेटा ब्लॉक को डिस्क्रिप्ट करता है और प्रत्येक डेटा को 16 राउंड में इनक्रिप्ट करता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो क्या है, आपको ना जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है ना। तो वो मिलने वाला है कब? 16 दिसंबर को। और अगर आप चाहते हो तो जल्दी से चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करो हमारे और इसको लाइक करो। साथ ही मिलते हैं फिर।